नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रिक्शन। हटा दूं? देखो, फ्रिक्शन इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ फोर्स? कौन से टाइप का फोर्स है फ्रिक्शन? हाँ, कॉन्टेक्ट फोर्स। हाँ देखो, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्टेक्ट फोर्स, कितने टाइप के कॉन्टेक्ट फोर्स थे? टोटल 4 टाइप। नॉर्मल, टेंशन, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स। ये 3 तो हम पढ़ चुके। नॉर्मल मतलब एन, टेंशन मतलब टी, स्प्रिंग फोर्स मतलब एफएसपी। ये 3 तो हम पढ़ चुके हैं ना एनएलएम में। एक और जो कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स बचा हुआ है, वो हम अलग से चैप्टर, पूरा अलग से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, फ्रिक्शन, स्मॉल एफ। ये भी कौन सा फ्रिक्शन है, मतलब पूरा लिख देता हूं, फ्रिक्शन, इसका सिंबल है स्मॉल एफ, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। अगर दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। समझ में आया? अब जनरली देखो क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा इसको टच करते ही चलने लग जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, थोड़ा आपको इसको खींचना पड़ता है, जितना हेवी है उतना ज्यादा इसको खींचना पड़ता है, फोर्स तब जाके ये स्टार्ट होता है। जैसे मान लो आपने देखा कि आपने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नहीं चला, तो ये फोर्स बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? अगर ये नहीं चल रहा है तो बैलेंस्ड है ना। मतलब कोई इस फोर्स को किसी ने तो बैलेंस किया होगा, और वो भी इसके अपोजिट में लग रहा होगा और इक्वली लग रहा होगा। तो पीछे इसके कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। समझ में आया? मैंने 10 न्यूटन कर दिया, मैं सोचा 5 से तो नहीं चला, 10 करता हूं मैं, तब भी नहीं चला, तो बताओ फ्रिक्शन 5 ही लग रहा होगा या बदल गया होगा? हाँ, अगर फ्रिक्शन 5 ही लगता तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, तो इधर की साइड चलता है ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन भी 10 हो गया अपने आप। बताओ फ्रिक्शन को चेंज होने में टाइम लगता है या उसी टाइम हो जाता है? जैसे आपने 5 से 10 किया, फ्रिक्शन भी उसी टाइम हुआ है थोड़ी देर बाद हुआ? थो- हाँ, फिर आपने 15 किया, अब भी नहीं चला, ये भी 15 हो गया। तो देखो दो चीज तो हमें समझ में आ रही कि जब ऑब्जेक्ट हम खींचते हैं नहीं चलता है तो उसको कौन रोकता है? फ्रिक्शन। कौन रोकता है? फ्रिक्शन रोकता है ना। फिर वो फ्रिक्शन, ये भी समझ में आया कि वो फ्रिक्शन लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये मोशन अगर राइट साइड में होना चाह रहा है तो वो उसके अपोजिट लगेगा। समझ में आया? अगर मैं इस पे फोर्स इधर लगाऊं, मान लो 15 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ऐसा थोड़ा ना है उधर ही लगता रहेगा फ्रिक्शन। आया समझ में? हाँ, तो मुझे बताओ ये जो फ्रिक्शन है, ये कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स है या नहीं? क्या क्या? फ्रिक्शन अपोजिट साइड में लगेगा ना। हाँ, अभी डायरेक्शन के बारे में और डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। मुझे बताओ ये फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट टाइप है या नहीं? कॉन्टेक्ट में तभी तो लगेगा। हाँ, इस पे फ्रिक्शन कौन, किसने लगाया है फ्रिक्शन? ग्राउंड ने। मतलब नीचे वाली सरफेस लगाती है। इस ग्राउंड पे रखा है तो ग्राउंड लगाएगा, टेबल पे रखा है तो टेबल लगाएगी। समझ में आया? किस तरफ लगाया, मतलब इस बॉडी के परपेंडिकुलर लगाया है या टेंजेंशियल लगाया? टेंजेंशियल। तो जैसे मैं नॉर्मल के लिए बोलता था कि नॉर्मल इज ए टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल इज दैट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, ऐसे बोलता था ना मैं, ऐसा पढ़ा है ना हमने।
वैसे फ्रिक्शन में क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, इज दैट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स विच एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये टेंजेंशियल लगता है, समझ में आया? हाँ, ये लिखवा दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, अब देखो ये सब लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एम मास की बॉडी मान लो, इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया हुआ है और ये रेस्ट पर है, और ये रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इस पे सारे फोर्स बैलेंस है कि नहीं है? हम्म। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है ना? एफ इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, समझ में आया? हम्म। तो ये जो नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट फोर्स है कि नहीं है? और ये जो फ्रिक्शन है, ये भी तो कॉन्टेक्ट फोर्स ये टेंजेंशियल कॉन्टेक्ट फोर्स है कि नहीं है? मैंने पूछा नेट कॉन्टेक्ट फोर्स बताओ कितना। मैंने क्या पूछा? नेट कॉन्टेक्ट फोर्स बताओ कितना। तो क्या वो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों से निकलेगा, या ओनली नॉर्मल या ओनली फ्रिक्शन? दोनों से, बिकॉज नॉर्मल भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है, दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, व्हाट इज नेट कॉन्टेक्ट फोर्स? इट इज अ वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जैसे मान लो ये बॉडी को मैं फिर से बनाऊं, ठीक है, तो इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है? ऐसे ऊपर लग रहा है ना नॉर्मल, इस सरफेस पर, और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, समझ में आया? तो नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। दिस इज नेट, एफ नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? नेट कांटेक्ट फोर्स ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नेट कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ, नेट कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ऐसे बोल सकता हूं ना? या फिर मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि इस बॉडी पर नेट कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जो बॉडी के परपेंडिकुलर आएगा उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जो बॉडी के टेंजेंशियल आएगा उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ऐसे भी तो बोल सकता हूं। किसी भी बॉडी पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, उसका वो कंपोनेंट जो बॉडी के परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल बोलते हैं। ये तो लिखवाया था मैंने, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल, ये लिखवाया था ना? फ्रिक्शन में क्या लिखाऊंगा? कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। समझ में आ गया? डायग्राम बनाओ। तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। ये वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, टू द सरफेस ऑफ बॉडी, और फ्रिक्शन वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल है या फिर टेंजेंशियल है, कुछ भी लिख लो, टू द सरफेस ऑफ बॉडी।
लिख लिया? Component parallel to the surface of body. Done? सर वो कंपोनेंट के बाद क्या लिखा है? Parallel to the surface of body. हो गया? लिखो इसकी डेफिनेशन। द कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टेक्ट फोर्स tangential to the surface of the body, tangential, the component of the net contact force tangential to the surface of body is called as friction force, is called as friction force. लिखा? मुझे बताओ, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या फ्रिक्शन मोशन को सिर्फ अपोज करता है या क्रिएट भी कर सकता है? क्रिएट कर सकता है, कैसे? हाँ, मैंने बोला क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या क्रिएट करता है या दोनों? दोनों क्यों करता है ये बताओ पहले। रीजन? चलो देखो इधर, देखो फ्रिक्शन कैन क्रिएट मोशन आल्सो। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ये गलत है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन कैन क्रिएट मोशन आल्सो, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। देखो कैसे, जैसे मान लो
नहीं, देखो जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है M1 और ये एक ब्लॉक है M2, है ना। मैं इस नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा हूं, नीचे वाले ब्लॉक पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। मैंने देखा कि इस मैं तो इस ब्लॉक को चला रहा हूं, मैंने देखा इसके साथ साथ ये ऊपर वाला ब्लॉक भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर ऊपर वाले ब्लॉक को किसने चलाया बताओ? हाँ, ये ऊपर वाले ब्लॉक के साथ ये दोनों ब्लॉक यहां आ गए देखो, और ये भी यहां आ गया। तो नीचे वाले ब्लॉक को तो मैंने इस फोर्स से चला दिया, ये ऊपर वाले ब्लॉक को तो मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, ना ही किसी और ने लगाया। तो बताओ ये ऊपर वाला ब्लॉक यहां से यहां कैसे आया? हाँ, ये M1 ने इस पे फ्रिक्शन लगाया होगा, M1 ने इस पे फ्रिक्शन लगाया होगा तभी इधर आया है साथ में। तो फ्रिक्शन नहीं तो चलाया ऊपर वाले ब्लॉक को। फ्रिक्शन हमेशा रोकता है क्या? चला भी सकता है। समझ में आया? फ्रिक्शन कैन क्रिएट मोशन ऑल्सो। हाँ, क्या? हाँ, हम खुद फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। मैं बाद में समझाऊंगा फ्रिक्शन की वजह से कैसे चलते हैं। हमें भी फ्रिक्शन ही चलाता है, व्हीकल को भी फ्रिक्शन चलाता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। बट इस एग्जांपल में तो समझ में आ गया कि नीचे वाले को मैंने खींचा, ऊपर वाला भी साथ साथ चला। तो ऊपर वाले को किसने चलाया? फ्रिक्शन। जैसे मान लो ऐसे ही देख लो, ऐसे देख लो, मैं तो मेरे नीचे वाले हाथ पर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, साथ साथ ये मार्कर भी जा रहा है आगे मेरे साथ साथ। तो इसको कौन ले जा रहा है? ये मेरे हाथ का फ्रिक्शन। समझ में आया? हाँ, या फिर देखो इस पे रखता हूं, तुम्हें लगेगा हाथ ही तो ले जा रहा है सर। अब देखो, मैं तो इसको ले जा रहा हूं नीचे वाले पे, इसके साथ साथ वो भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, तो उसको कौन चला रहा है? ऊपर वाले को, फ्रिक्शन। या फिर एक एग्जांपल देखो कि जैसे मान लो आपके घर में मेट रखा हुआ है नीचे, कुछ फर्श, उस पे एक बुक रखी हुई, आप मेट को खींच रहे हो, बुक भी चल रही साथ साथ, आप तो मेट को खींच रहे हो ना, बुक को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कैन क्रिएट मोशन ऑल्सो। तो फिर ये डेफिनेशन आपने जो पढ़ी है, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, एक्चुअली में गलत डेफिनेशन है। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन डज नॉट अपोजिट मोशन। मोशन को फ्रिक्शन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे भी हमने रिलेटिव मोशन चैप्टर पढ़ लिया है तो समझ में आना चाहिए। देखो, फ्रिक्शन हमेशा क्यों लगता है? टू अपोज रिलेटिव मोशन। तो इस ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर भी फ्रिक्शन इसलिए लगा। सबसे सिंपल एग्जांपल पे आते हैं। देखो, ये ग्राउंड है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, मैं इसको खींच के, ये ग्राउंड तो चलता है कि ग्राउंड तो रेस्ट पर रहता है ना। मैं इस ब्लॉक को आगे ले जाना चाहता हूं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है? कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो फ्रिक्शन, ये ग्राउंड और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो ग्राउंड इस बॉडी पर पीछे लगाएगी फ्रिक्शन, और ये बॉडी ग्राउंड पर आगे लगाएगी। ग्राउंड चाहेगा कि बॉडी तू मेरे साथ ही रहे, पीछे मतलब आगे मत जा, इसलिए इस पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगी। देखो इसका, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे बॉडी पर, और उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड पर भी लगेगा, उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड पर भी लगेगा आगे। समझ में आया? ये बॉडी क्या चाहेगी कि ग्राउंड तू भी चल मेरे साथ, इसलिए फ्रिक्शन आगे लगाएगी। समझ में आया? मीन्स दोनों क्या चाहते हैं? रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों साथ साथ रहे, यही चाहते हैं। फ्रिक्शन क्या चाहता है? कि जो पार्टिकल्स है दोनों सरफेस के, वो साथ साथ रहे। वैसे ही इसमें भी हो रहा है इन दोनों में, अभी बताता हूं। देखो, जैसे इसमें और डिटेल में देखो,
कि जैसे ये इसका पार्टिकल है बॉडी का और ये इसका पार्टिकल है। अभी फ्रिक्शन लगने से पहले, फोर्स लगने से पहले ये दोनों साथ साथ बॉन्ड बना चुके थे। इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है। समझ में आया क्या? दोनों साथ में रहना चाहते हैं, ब्लैक पार्टिकल और रेड पार्टिकल। रेड पार्टिकल है ग्राउंड का और ब्लैक है सरफेस का। आया समझ में? अब देखो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये पार्टिकल आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो रेड चाहता है कि तू मेरे साथ ही रहे, तो रेड ब्लैक पर किधर फोर्स लगाएगा? पीछे, है ना? वो पार्टिकल आगे जा रहा है तो रेड वाला पार्टिकल उस पर पीछे फोर्स लगाएगा। ऐसे सारे पार्टिकल अपने अपने पार्टनर्स पर पीछे फोर्स लगाएंगे। समझ में आया क्या? टू अपोज द रिलेटिव मोशन। और वैसे ही ऐसा थोड़ा ना है कि सिर्फ एक ही चाहता है साथ रखना, दूसरा भी चाहता है, तो दोनों लगाएंगे इक्वल। तो ऊपर ब्लैक वाला पार्टिकल नीचे वाले को अपने साथ ले जाना चाहता है, वो सोच रहा है कि मैं तो नहीं रुक सकता, इसे साथ ले चलूं। समझ में आया? तो ब्लैक वाला पार्टिकल रेड पर किधर लगाएगा फोर्स? आगे। दोनों ये चाहते हैं कि साथ साथ रहे, चाहे हो पाए या ना हो पाए, बट वो चाहते तो हैं, और उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स लगता है। समझ में आया? इसलिए सरफेस पर पीछे लग रहा है, ये इसके ग्राउंड के सारे पार्टिकल इनको आगे जाने से रोकना चाहते हैं, सब अपने अपने पार्टनर्स को, इसलिए पीछे लगा रहे फोर्स। और ये सारे चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चल लो, क्योंकि मुझे तो ये लेके जाएगा पक्का, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो वो इन सारे पार्टिकल्स पे फोर्स किधर लगाएगा? आगे। तो मुझे बताओ यहां पर फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन सभी पार्टिकल को साथ में रखना चाहता है, मतलब वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को। मोशन को क्यों नहीं करता है वो इस केस में समझ में आएगा। देखो ये समझ में आ गया सबको? चाहो तो डायग्राम बना लो पहले, ये वाला डायग्राम बना लो पहले, फिर ये मैं हटाऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा। मींस जब दो पार्टिकल, ये दो बॉडी के पार्टिकल और एक ये, ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब मान लो ऊपर वाला पार्टिकल आगे जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला पार्टिकल पीछे जा रहा होगा। जैसे हम ग्राउंड से देख, हम कार से देखते हैं तो ग्राउंड के पार्टिकल किधर जाते हैं? पीछे जाते कि नहीं जाते? तो इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल पीछे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। समझ में आया? हाँ। अब देखो नीचे वाला डायग्राम बना लिया होगा, अब ऊपर वाले में देखो। देखो जब ये M1 वाला ब्लॉक को आगे निकलना है, अभी मैं M1 और M2 के बीच का फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। किसके बीच की? M1 और M2। तो M1 वाला इस पर फोर्स आगे लग रहा है और ये M2 है ना, ये M2। तो M1 में ये रेड पार्टिकल है और M2 में ये ब्लैक पार्टिकल। दोनों चलने से पहले बॉन्ड बना चुके थे, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है। सो अब मैं इस पार्टिकल को आगे ले जा रहा हूं तो ये आगे जाएगा, साथ साथ पूरी बॉडी आगे जाएगी ना। तो वो पार्टिकल तो पीछे रह जाएगा, उसका पार्टनर तो पीछे रह जाएगा ना, फिर रहेगा ही नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए ये नीचे वाला पार्टिकल अपने ऊपर वाले पार्टिकल को साथ में रखने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, कि तू भी चल मेरे साथ। समझ में आया? तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे,
फ्रिक्शन को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। ऐसे सभी पार्टिकल पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, मतलब M2 ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे, इसलिए तो यहां से यहां आ गया M ब्लॉक साथ चलने के लिए। तो फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए मोशन को क्रिएट कर दिया। क्या लाइन समझ में आई? हाँ, फ्रिक्शन ने रिलेटिव, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो रिलेटिव मोशन हो जाता, दोनों दूर दूर हो जाते। होते हैं नहीं होते अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो? मान लो ये M1 M2 के बीच की सरफेस एकदम स्मूथ होती, एकदम स्मूथ स्मूथ सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो M1 M2 तो वहीं रह जाता, थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता। समझ में आया? बट देयर इज सम फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या जाता है कि ये पार्टनर्स हमेशा साथ में रहे, मीन्स इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। अगर ये चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ चलें, अगर रेस्ट पर है तो दोनों रेस्ट पर रहे, ये चाहता है फ्रिक्शन। समझ में आया? अगर चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ चलें, और अगर रेस्ट पर हो तो दोनों रेस्ट पर रहे, फ्रिक्शन ही चाहता है, मीन्स फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन नहीं चाहता है। समझ में आया? तो अब देखो नीचे वाले पार्टिकल को कोई लेके जा रहा है दूर, तो वो वाला पार्टिकल अपने पार्टनर को भी साथ में ले जाएगा। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन, इसे ही फ्रिक्शन बोलते हैं। तो किधर फ्रिक्शन लगेगा इस वाले पार्टिकल पर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो पार्टिकल पीछे रह जाएगा, तो साथ में ले जाने के लिए किधर लगेगा? आगे। समझ में आया? अब अगर तुम इस पार्टिकल M2 के पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो वो भी तो कुछ करेगा, वो चुपचाप थोड़ा ना बैठे रहेगा। समझ में आया? तो जो M2 वाला पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में M1 वाला पार्टिकल किधर जा रहा है? सोचो तुम M2 के पार्टिकल और तुम्हारे नीचे M1 का पार्टिकल है, तुम्हारा पार्टनर, वो किधर जा रहा है? आगे। तो तुम भी तो कुछ करोगे, वो भी तो कर रहा है, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो M2 का पार्टिकल M1 के पार्टिकल पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? वो जाने से रोकेगा, उसे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा पार्टनर तो जा रहा है, उसे रोको। समझ में आया क्या? तो वो किधर लगाएगा फ्रिक्शन? पीछे। तो इसलिए M1 पर जिस पर फोर्स लग रहा था आगे, उसकी सरफेस पर ये M1 है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। समझ में आया क्या? तो देखो M2 पे तो ये फ्रिक्शन ही लग रहा है अकेला, और कुछ लग रहा है क्या? तो इसमें मोशन कौन लाया? इसके अंदर मोशन किसने क्रिएट किया? फ्रिक्शन ने। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है? और ये स्टेटमेंट सही है क्या फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? यस। बना लो फिर, ये स्टेटमेंट लिख लो। समझ में आया? तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे निकालना इजी है कि नहीं है? सबको आ गया फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, इस हिसाब से तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो। डन।
तो लिख लो एक लाइन, फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस मोशन, comma, it opposes relative motion, it opposes relative motion. Friction does not opposes motion, comma, it opposes relative motion. Friction does not opposes motion, मोशन को अपोज नहीं करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, लिख लो। यस, समझ में आया तक? सो आज जितना भी हमने फ्रिक्शन पढ़ा, ये बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। फ्रिक्शन की एक्चुअल आपको फीलिंग आई होगी कि फ्रिक्शन क्यों लगता है, किधर लगता है, कितना लगता है और कितने टाइप का लगता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कितना लगता है, मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम इतना ही क्यों लगता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, Bye. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय, वेलकम।